नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी लोक पर। पहले हम बात कर चुके हैं हिंदी के बारे में। हिंदी की एक सीरीज़ हमारी चल रही है, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। आज से हम मैथ की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पर डे एक वीडियो लेके आया करेंगे। तो रोज़ हम एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। एक वीडियो हिंदी का होगा, एक वीडियो मैथ का होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें समझ लो आप थोड़ा सा, कि आपको इतना ध्यान रखना है कि कोशिश ये करें नोट्स खुद से बनाएं ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें आप नोट्स ढूंढने की कोशिश करें। जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। सबसे पहला वीडियो पहले देखें और उसको सीक्वेंस में देखते जाएं, तो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और नोट्स ज़रूर बनाएं और कोशिश ये करें कि इसको पहले समझें और फिर उसके बाद नोट्स बनाएं। अगर जैसे किसी का मैं ये कह दूं कि मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर है और वो चाहता है कि मुझे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, या थोड़ा सा क्या कहूँ उसको बहुत अच्छा करना है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। और उसका पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले एक बार आप वीडियो को देखें, आपको पूरा समझ में आएगा आराम से। फिर दूसरी बार में आप उठा के उसका नोट्स बनाएं, ठीक है। और जो पहले से पढ़ा हुआ है बहुत जगह, या फिर जिसका बैकग्राउंड मैथ है, वो चाहे तो उसको ऐसा कर सकता है कि एक बार में ही देख के और देखते साथ नोट बनाते रहे नोट्स। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरा एक चीज़ और है, आपको यहाँ जो क्वेश्चन है वो भाषा वाले क्वेश्चन पे भी विशेष ध्यान देना है। मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कहीं से किसी टॉपिक से कुछ पूछे जाते हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन को, जैसे हमने बात की थी हिंदी में, या हम बात करें किसी भी टॉपिक में बात करेंगे, तो आपको ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचना कि मेरे को तो कांस्टेबल के लिए पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा कम पढ़ लेता हूँ, मैं तो NTPC के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं तो उसके हिसाब से पढ़ लेता हूँ। होता क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमें बाद में बहुत दिक्कत देते हैं, है ना। क्लियर हो गया? तो ये 2-3 बातें याद रखिएगा आप, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं ना। और एक बात और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग शायद बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा ना। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो रेगुलरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझिए कि आप जैसे रोज़ खाते हैं वैसे ही आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ने का मतलब कुछ भी हो जाए, आपको रोज़ पढ़ना है। थोड़ी सी दोस्ती कम कीजिएगा ना। देखिए, ज़रूरत के हिसाब से ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ये आपकी स्टूडेंट लाइफ है और इसमें आप पहले सिलेक्शन ले लें, उसके बाद दोस्ती करें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। बहुत ही जल्दी आप इसको क्लिक कर जाएं। क्लियर? शुरू करते हैं। तो देखिए, मैथ जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले ना थोड़ी सी 2-3 बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से, और मोस्टली क्या होता है, नंबर सिस्टम लोग बाग स्किप करते हैं ना। हम नंबर सिस्टम छोड़ दिया, आगे से परसेंटेज से सीधा शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू करे, आगे बढ़े, मज़ा आया ना। तो आप नंबर सिस्टम से अगर पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम जो है ना, ये जान है। नंबर सिस्टम जब आप ढंग से पढ़ लोगे ना, बहुत ही गहराई से, तो आपको ना दूसरे टॉपिक पढ़ने में मज़े आएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। टॉपिक जो है हम उसको डाल देते हैं। नंबर सिस्टम हमारा एक टॉपिक है ना। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में भी हम यहाँ डेसिमल पद्धति पढ़ने वाले हैं, वो आपको क्लियर रखना है। तो अगर मैं नंबर को, संख्याओं को पूरा का पूरा बांटूं और ये कहूँ कि संख्याओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि भाई संख्याएं हैं, संख्याओं को मैं बांट सकता हूँ 3 भागों में। एक होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक होगा काल्पनिक नंबर, जिसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, है ना। और एक होगा, इन दोनों को मिला के बनाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कहेंगे
वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र संख्या है ना, थोड़ा नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है इनके। सम्मिश्र संख्या, तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि होती क्या है। देखिए, जो संख्या रियल में उपस्थित होती है जिसका हम यूज करते हैं वो होता है रियल नंबर। जो संख्या रियल में उपस्थित नहीं होती जिसका हम यूज नहीं करते वो होता है काल्पनिक नंबर। और इन दोनों को जब मिला दूंगा तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछने की संभावना ना के बराबर होती है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई इमेजिनरी जो होता है ना उसको आयोटा से हम डिनोट करते हैं, इसको हम आयोटा लिखते हैं। ये आयोटा है, इसी को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और आयोटा क्या होता है, रूट के अंदर -1, ठीक है। आयोटा का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा तो होगा क्या, -1। इतना समझ में आया। तो ये मैं इमेजिनरी नंबर के बारे में बात कर सकता हूं, इतना पर्याप्त है। उसके बाद दूसरी में बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो क्या कहूंगा कि जो एक रियल नंबर है, रियल नंबर जैसे मैं कहूं 1 2 3 4, उसको अगर मैं आयोटा से मिला दूं तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब बात करते हैं हम रियल नंबर की, जो हमको वास्तव में पढ़ना है। वास्तव में मतलब ऐसे कहें कि ये नंबर तो हम यूज करते नहीं है, हम यूज करते हैं इन नंबरों को, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इसको हम वास्तव में पढ़ते हैं। क्लियर है। चलो तो अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है, अगर रियल नंबर की हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई रियल नंबर होते क्या है ना। चलो तो ऐसे नंबर जिनको हम वास्तव में प्रयोग करते हैं, या मैं कहूं ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो होते हैं मेरे रियल नंबर। नंबर लाइन समझते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा ग्राफ, ग्राफ में अपन लोग ऐसे लिखते थे, याद आ रहा है, -1 -2, इधर माइनस वाली संख्या हुई सब। तो रियल नंबर अगर होगा ना तो उसका स्थान यहाँ कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में यही आता है, क्या √3 को इसमें लिखा जा सकता है, क्या √2 को इसमें लिखा जा सकता है। बिल्कुल, इस नंबर लाइन पर इनको भी रखा जा सकता है। √3 भी यही होते हैं, √4 भी यही होते हैं। अगर मैं बात करूं 4.3, क्या इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूं 2/3, क्या इसको लिखा जा सकता है ना। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर 4/3 लिखा हुआ तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 स्थान तक जाऊंगा, उसके बाद 5वें और चौथे स्थान के बीच में कहीं तीसरे स्थान पर रखूंगा, है ना। ये मैं आपको जी ठीक है ना। चलो समझ में आ गया। तो अभी के लिए इतना समझ लो, इसको मैं और भी समझाऊंगा बाद में, नंबर लाइन जब पढ़ाऊंगा तब। तो अभी आप इतना समझ लो कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, वास्तविक नंबर ऐसे नंबर हैं जो हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर रियल नंबर को अगर मैं बांटूं तो रियल नंबर को मैं बांट सकता हूं 2 भागों में। एक तो होगा मेरा डेसिमल और दूसरा होगा, डेसिमल बोलते हैं जिसको हम दशमलव पद्धति या कहें दशमलव नंबर। ठीक है। एक होगा डेसिमल और दूसरा होगा इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। चलिए, तो ये 2 नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। रियल नंबर को मैंने बांट दिया इंटीजर और डेसिमल में। सबसे पहले डेसिमल को समझ लेते हैं। देखिए डेसिमल क्या होता है। डेसिमल को आप इतना अच्छा ढंग से समझ लेंगे तो आपको आगे जाके ये जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर डेसिमल को हटाना, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, है ना, ये इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। डेसिमल मतलब दशमलव होते हैं ना। अगर दशमलव है तो दशमलव कितने प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि ये मैंने लिखा कुछ 5, 2.3, 1.4, 5, 6, 7 बढ़ते ही जा रहा है ना। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा ना, 1 4 5 5 ले लेते हैं। मैं कहूँ ऐसा 4.33333, ये भी बढ़ते जा रहा है ना। तो इनमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग होता है,
जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति जिसकी होती है दशमलव जिसमें पुनरावृत्ति होती है। दूसरा क्या होगा, इसको दूसरा नाम होता है इसका रिकरिंग भी होता है ना, ये भी ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम या तो हम इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जो रिपीटिंग नंबर है वो रिकरिंग। क्लियर है? आगे बढ़ा, इनको टर्मिनेट किया जा सकता है, इनको टर्मिनेट किया जा सकता है या कहीं तो इनको रोका जा सकता है। ये तीन चीजें आप बिल्कुल क्लियर समझ लो, जिससे आपको परिमेय अपरिमेय या फिर दशमलव के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करूं रिपीटिंग, नाम से पता चल रहा है रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब ये वाला नंबर, ये जो दशमलव है जिसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, आगे जाके भी हो सकता है, बीच में से भी हो सकता है, तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा ये कौन सा दशमलव है, रिपीटिंग दशमलव। क्या ये ऐसा है? ये बिल्कुल, ये भी रिपीटिंग है, इसमें आगे जाके 0 रिपीट होगा। क्या ये रिपीटिंग है? बिल्कुल, ये भी रिपीटिंग है। मैं कह सकता हूं कि 5.0000 मैं इसको लिख सकता हूं, तो ये भी रिपीटिंग दशमलव है, या भी मैं कहूं इसको डेसिमल है, या फिर मैं कहूं ये भी रिपीटिंग है, और या मैं कहूं ये भी रिपीटिंग है। तो आप इतना समझ लेना कि जो रिपीटिंग दशमलव है, जो रिपीटिंग डेसिमल है, उसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जिसमें होती है ऐसे दशमलव में, जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, उसको रोका जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, इतना समझ लेना। क्लियर? चलो, और इसके अलावा इनके दूसरे नाम क्या होते हैं? ये होगा नॉन रिपीटिंग, आगे जाके होगा जैसे ऐसे नंबर जो कभी रिपीट ही नहीं होते, या फिर हम कह रहे हैं इसको नॉन रिकरिंग कहेंगे, और यही होंगे नॉन टर्मिनेट। इनकी जो टर्म है वो समझ लो अभी, आप अभी के लिए आप आगे जाके हम इनको और बात करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे? पूर्णांक पे। तो अगर पूर्णांक की बात करते हैं, अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे इंटीजर मतलब पूर्णांक। नाम से ही पता चल रहा है आपको पूर्णांक, है ना। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक को हम दो भागों में बांट सकते हैं ना, या कहें दो ही समझ लीजिए, तीसरा मैं बाद में बता दूंगा। एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। मतलब दो ही नंबर संभव हैं इस दुनिया में, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एक बीच में नंबर और आता है जो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जिसको हम कहते हैं जीरो। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन जीरो से ये पूछ लिया जाएगा कि क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, क्या ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर मैं धनात्मक पूर्णांक की बात करूं तो 1 से चलकर 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे बढ़ेगा अनंत तक। ठीक, अगर मैं बात करूं नेगेटिव पूर्णांक की तो भैया नेगेटिव पूर्णांक होगा या फिर मैं कहूं नकारात्मक पूर्णांक होगा -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा कहां तक? अनंत तक। ये मैंने वर्गीकरण किया किसका? रियल नंबर का, सॉरी पूर्णांक का, इंटीजर का, है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये बिल्कुल अगर क्लियर है तो इसको भी मैं अलग अलग भागों में बांट सकता हूं। जैसे मैं बात करूं ये जो लिखा है 1 से लेके अनंत तक, इनको मैं बोलूंगा क्या? प्राकृतिक संख्याएं, या कहूं तो नेचुरल नंबर, जो हमको मतलब प्रकृति से मिले हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं इस जीरो को भी इसमें शामिल कर दिया जाए, अगर इस जीरो को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो ये हो जाता है पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। अगर इस जीरो को भी मैंने प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया तो, और अगर इनमें मैंने नेगेटिव नंबर और ऐड कर दिए तो फिर ये हो जाएगा मेरा पूर्णांक। क्लियर है? सारे के सारे जो अंक होंगे वो होंगे पूर्णांक। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसका दूसरा एक वर्गीकरण देख लेते हैं। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। चाहे तो उसको साइड में लिख भी सकते हैं हम। पूर्णांक का मतलब जिसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। नेचुरल नंबर जिसे हम पढ़ेंगे आगे जाके क्वेश्चन में, आपको कई बार लिखा होता है कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योग, वहां आपको इनको ध्यान रखना है
है ना। अगर उन्होंने कहा पहली 50 प्राकृतिक संख्या है तो आपको चलना है 1 से लेकर 50 तक। अगर उन्होंने कहा कि पहली 50 पूर्ण संख्या है तो आपको 0 से लेके चलना है 49 तक। तो ये बहुत सारी कंडीशन है जो आगे जाके काम आने वाली है, इसलिए इनको समझना कि भैया जिसमें 0 शामिल होता है वो पूर्ण नंबर होता है, होल नंबर जिसको हम बोलते हैं। जिसमें 0 शामिल नहीं होता वो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं। पूर्णांक वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। चलिए तो भैया इसका हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांक का हम वर्गीकरण दो तरीके से और कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पूर्णांक को हम बांट सकते हैं सम नंबर में, सम संख्याएं कहें जिसे हम, और दूसरा क्या होता है विषम। दूसरा नंबर क्या होगा विषम। इसको भी समझना है आपको। सम संख्या और विषम संख्या में बांट सकते हैं हम किसको, पूर्णांक को। अब देखिए यहां आप इतना समझ लीजिए कि यहां से बहुत सारी कंडीशन बनती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। कैसे, सबसे पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि भैया सम संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर ये पूछ लेगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो इसको नॉर्मल से अभी हम इतना समझ लेते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, वो सारी की सारी सम संख्याएं होंगी। और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती वो विषम संख्या होंगी। इतना ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जो संख्या 2 से कट गई वो सम, जो संख्या 2 से नहीं कटी वो विषम। तो इसको हम बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे बढ़ते जाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, ये वो संख्याएं हैं जो किससे कट रही हैं, 2 से कट रही हैं। ये वो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे ही क्या जाएंगे अनंत तक। ये वो संख्याएं जो किससे कट रही हैं, 2 से नहीं कट रही हैं। तो इतना समझ लो कि ये सम और विषम का वर्गीकरण पूरा कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां एक नंबर की कमी आ रही है। एक चीज जो मैंने नोटिस की, देखो 2 का अंतर है, यहां से यहां पहुंचा 2, यहां से यहां पहुंचा 2 जोड़ा मैंने, मतलब इन दोनों के बीच में या कहीं लगातार सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, लगातार विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊं तो क्या आएगा, -1, -3, -5, ऐसे ही होगा, ये होगा ना। तो क्या होगा कि भाई 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, 2 का डिफरेंस है। यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। 1 में से 2 को घटाऊंगा तो -1 आएगा, यहां भी 2 का डिफरेंस है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 2, 4, -2, -4, -6, ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या इसमें 2 का अंतर है, 10 से पहुंचे 8 पर 2 माइनस किया, 2 माइनस किया, 2 माइनस किया, 4 पे आ गया, 2 माइनस किया, 2 पे आ गया, है ना यही। उसके बाद बीच में आपको 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इस नंबर पर पहुंच पाएंगे। क्लियर है। तो ऐसा समझ लो कि 0 सम नंबर होता है, 0 सम संख्या होती है। क्लियर है। अगर आपको पूछा गया कि 0 सम है या विषम है तो आपको बिल्कुल बगैर डरे आंसर लगाना है, क्या कि 0 मेरा क्या है, सम संख्या है। उसके बाद अगर पूछा गया 0 धनात्मक है ऋणात्मक है, तो ये नहीं है हमें क्लियर बिल्कुल। इसको ना तो हम धनात्मक में रखेंगे ना हम इसको ऋणात्मक में रखेंगे। इसका आप वर्गीकरण नहीं कर सकते यहाँ पे कि भाई इसको हमने पॉजिटिव मान लिया या इसको हमने नेगेटिव मान लिया, नहीं। ये ना तो धनात्मक है ना पूर्ण ऋणात्मक है, लेकिन ये सम संख्या है। क्लियर है। इसको समझने के लिए पहले आप एक टर्म और समझ लें, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये बहुत काम के नंबर है। सम और विषम 2 संख्याएं बहुत काम की हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे मैं बात करूं, इसको हम ई लिखते हैं, इसको हम ओ लिखते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा कि 2 सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होगा। ठीक है, ऐसा समझो, 2 सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होगा। 2 विषम संख्याओं का योग भी हमेशा एक सम संख्या होगा। आप करके देख लें, जैसे मैं अगर 1 को और 3 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 4। ये दोनों विषम है, जोड़ के आया 4 सम है। अगर मैं बात करूं इवन का, तो 4 को मैंने 2 से जोड़ा तो कितना आएगा, सम 6 आएगा। तो 4 सम है, 2 सम है और 6 भी सम है, कह सकता हूं। अगर मैं सम से विषम को माइनस करता हूं
तो सम से विषम को माइनस करोगे तो विषम ही आएगा। मतलब ऐसे मैं कंडीशनल वैल्यू देख सकता हूं कि अगर मैं सम से विषम को माइनस करूंगा तो क्या आएगा। अगर सम संख्या में से अगर मान के चलो मैंने 4 लिख लिया और उसमें से मैंने 1 माइनस किया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 मतलब और बचेगा। ये चीजें आपको क्लियर है, ये आगे जाके क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ, अगर मुझे समझना हो तो इसी कंडीशन से मैं जीरो को समझ सकता हूँ। इसी कंडीशन से मैं किसको समझ सकता हूँ, जीरो को समझ सकता हूँ। मान लो जीरो विषम संख्या है, ठीक है, मेरा मन था भाई मैं मान लिया जीरो क्या है, विषम है। अगर जीरो विषम है तो इन सारी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए उसको। तो मैंने क्या किया, 4 में जीरो जोड़ा और रिजल्ट आया 4, 4 को 4 से जोड़ा, रिजल्ट कितना आ गया 4। मतलब ऐसा है कि अगर मैं सम में विषम को ऐड करूंगा, अगर मैं सम में विषम को ऐड करूंगा तो संख्या विषम आनी चाहिए थी। ये क्या आ गई, सम, कंडीशन फेल। अच्छा, सम और सम जोड़ते हैं, यहां रख लेते हैं, विषम और सम जोड़ते हैं तो विषम में से सम को माइनस करते हैं या सम में से विषम को माइनस करते हैं तो हमेशा विषम नंबर प्राप्त होता है। तो मैंने क्या किया, तो इतना समझ लो कि जीरो विषम नंबर तो नहीं है। अगर मैं बात करूं जीरो की तो जीरो सम नंबर है, देख लेते हैं। मान लिया मैंने जीरो क्या है, सम है, तो सारी कंडीशन में सम संख्याओं को रख के देखो। अगर मैं 2 में जीरो को जोड़ूंगा, ये भी सम है, ये भी सम है, रिजल्ट क्या मिलेगा 2, तो ये भी सम है, ठीक है, कंडीशन सही है। अगर मैं बात करूं 2, इसको मैं और सम मानूंगा कि यहाँ जीरो है, जीरो में से मैं किसको विषम को माइनस कर दूं, 3 को माइनस कर दूं, रिजल्ट कितना आएगा -3। अगर इसको इसमें से माइनस किया तो -3 आए, ये और ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो जीरो है वो क्या है, सम नंबर है। इतना क्लियर हो गया। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की सीधी सीधी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉर्मल हमने जो पढ़ा है अभी मोटा मोटा यही पढ़ा हुआ है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब मैं ये कहूं कि भैया कोई संख्या है 5, उसको मैंने 5/1 लिख लिया, मतलब इसको मैं पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख पाया। परिमेय संख्या के बारे में समझ में आया। अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिन्हें हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं नंबर की बात करूं, अंडर रूट के अंदर 2 ले लिया मैंने, अंडर रूट के अंदर 3 ले लिया, है ना। अब देखना यहाँ पे जो हम दशमलव के बारे में समझे थे उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने ये कहा था कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दशमलव जो रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। उनको टर्मिनेट मतलब उनको रोका जा सकता है। टर्मिनेट करने का मतलब उन्हें पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब जो रिपीटिंग दशमलव होते हैं वो सब किस में आएंगे, 2.33333, ये सब आएंगे परिमेय संख्याओं में। रिकरिंग दशमलव जो होते हैं, जैसे मैं कहूँ कोई भी इसी का एक और उदाहरण ले लेते हैं तो 2.433333, यहाँ किसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी किस में आएगा, इसी में आएगा। अगर मैं बात करूं 5.0 की, ये क्या होगा, ये भी तो रिपीटिंग है। अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है मतलब ये भी परिमेय संख्या है। मतलब ऐसे सारे नंबर क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्याओं की तो इनका अपोजिट उदाहरण होगा वहां पे। अगर मैं बात करूं 2.333, मैंने कहा अगर रिपीटिंग है, अगर रिपीटिंग है, अगर वो पुनरावृत्ति कर रहा है तो वो आएगा परिमेय संख्या में, और अगर पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, 3 4 5 7 8 2 ऐसे बढ़ते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आप बात करो पाई, तो पाई क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई की अगर बात करो तो पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या समस्या है, देखिए पाई का जो मान है 22/7, ये पाई का सटीक मान नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का मान लगभग मान लेते हैं। पाई का मान क्या है, लगभग 22/7 है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हम इसको करके लिखते हैं, इसलिए 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, वो दशमलव में ही आता है। अगर हम बात करें इसकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसमें आपने एक कंडीशन पढ़ी है जिसमें क्यू बराबर नहीं होगा 0 के। पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिखे इसको, परिमेय संख्या को पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे, लेकिन क्यू 0 ना हो, ऐसा क्यों।
अगर क्यू जीरो करेंगे तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएंगी। चलो, तो हमने कहा भैया क्या है, मैंने कहा 4/0, ये क्या है, p/q, जिसमें q जीरो है। तो क्या ये परिमेय संख्या है, यही है ना। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या ये अपरिमेय संख्या है। ये ना तो परिमेय संख्या है ना ही अपरिमेय संख्या है, इसका भी बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है कि ना ये परिमेय संख्या है ना ही अपरिमेय संख्या है। क्यों है, कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, ये जो कंडीशन होती है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर होता है ना, तो कितने रिजल्ट मेरे को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक तो अनंत होता है और एक नॉट डिफाइंड होता है। कब आता है अनंत और नॉट डिफाइंड, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं बात कर लूं कि किसी भी संख्या में मैंने 1 का भाग दिया तो क्या आएगा, मतलब यार मैं बात करूं, भाग जब मैं देता हूं तो क्या करता हूं, या मैं कहूं मैंने 15 में भाग दिया 3 का, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे करते हैं भाग करने के लिए मैंने क्या देखा, भाई ये 3 है और इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। या मैं ये कहूं कि 5 में मैंने 3 का भाग दिया, रिजल्ट आया 5, इसका मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वही तो ये है संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल है वही तो संख्या ये है ना। चलो, अगर मैं ऐसे ही किसी संख्या में 0 का भाग दे दूं तो क्या आएगा, मुझे रिजल्ट लाने के लिए यहाँ पे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें मैं 0 का गुणा करूं और वो मेरे को 4 दे दे, ठीक। और एक और कंडीशन बनती है कि अगर मैं 0 में 0 का भाग दे दूं फिर क्या होगा, अगर मैं 0 में 0 का भाग दे दूं फिर क्या होगा, तो क्या होगा, मुझे अब एक यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसका मैं यहाँ पे 0 में गुणा करूं रिजल्ट 0 आ जाए, तो फिर आपका बिल्कुल ऐसा आ गया कि जैकपॉट लग गया। जैकपॉट समझते ना, यहाँ 1 रखो तब भी 0 आएगा, 2 रखो तब भी 0 आएगा, 3 रखो तब भी 0 आएगा, मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी रखो तो हमेशा 0 आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है तो मैं क्या कहूंगा, भैया ये डिफाइंड है, ये इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये नॉट डिफाइंड है। क्लियर है, तो नॉट डिफाइंड आ गया, क्लियर। तो 0 का 0 में भाग दोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा, 4/0 पे बड़ा विवाद है, मतलब किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो उसमें बड़ा विवाद है। कुछ लोग इसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, कुछ लोग इसको अनंत बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके अनंत की बात करूं तो अनंत का मतलब ये होता है भैया कि ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 0 से गुणा करने के बाद, मतलब 0 से गुणा करने के बाद कोई संख्या देती है। जैसे 4 संख्या मेरे को लेके आनी है, और दूसरा ये है कि कोई बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या होगी जिसको हम अनंत कह देते हैं, उसका गुणा अगर मैं 0 में करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो इस पे मत जाइएगा, ये केवल हम इसलिए लिख देते हैं कि आपने प्यारा सा चार्ट पढ़ा होगा जिसमें 0/1 को हम पलटते हैं तो 1/0 हो जाता है और उसको हम अनंत लिख देते हैं, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर होगी। तो इसलिए हम कहते हैं भैया क्या होगा कि p/q लिखा जाए और उसमें नीचे 0 ना आए, ठीक। चलिए, तो आज हमने देखा नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा हमने जाना था भाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम हमने अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति। चलिए, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, हमने देखा था सबसे पहले नंबर। तो नंबर को हमने सीधा सीधा 2 भागों में बांट दिया था कि एक नंबर तो वो जो रियल में है, एक नंबर वो जो कल्पनाओं में है ना, हमारी और तुम्हारी कल्पनाओं में। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इन दोनों के बीच का नंबर भी था जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के बना था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने बोला था। या हम कहें कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिलाने के बाद मेरे को मिला था, वो क्या था, समष्टि संख्या, ठीक है। फिर मैं आ गया था कहां पर, रियल नंबर पे। रियल नंबर के बारे में हमने अगर बात की तो रियल नंबर क्या थे, इनको हमने बांट दिया था अलग अलग 2 भागों में, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मैंने अलग किया तो बीच में मैंने रखा था 0 को, जिसे ये कहा था ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। फिर मैं आ गया था कहां, सम और विषम पर।
तो सम और विषम पर अगर हम बात करें तो सम और विषम के बाद हमने देखा था एक नंबर सम था और एक नंबर विषम था। जो 2 से कट रहा है वो सम है, जो 2 से नहीं कटा वो विषम है। और 0 को मैंने यहाँ सम के साथ शामिल किया था। फिर मैंने पढ़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। हम आखिरी बात करेंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो हम कहेंगे एक तो होगा भाज्य नंबर, जैसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, और एक होगा मेरा अभाज्य नंबर जिसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा की बात आती है, तो फिर से हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्याओं की या मैं कहूं भाज्य संख्याओं की परिभाषा की, तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब मैं कह सकता हूं जिन संख्याओं से किसी संख्या में भाग दिया जाता है वो फैक्टर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाऊंगा आपको कि अगर 4 है तो 4 में मैंने 2 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है। 4 में मैंने 1 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है। और 4 में मैंने 4 का भाग दिया, मतलब 1 2 3, ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को पूरा पूरा काटती हैं, कोई दशमलव में आंसर नहीं आता। तो मैं ये कहूंगा कि भैया 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 के 3 फैक्टर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। और ऐसे फैक्टर जिसकी केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। मैंने कहा ना, अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है या डेफिनेशन है वो केवल इतनी है कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो बीच में क्या फंस जाता है बेचारा हमारा? 1। बीच में क्या फंस जाता है? 1। क्योंकि ऐसे समझो कि अगर मैंने कहा कि भाई 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो क्या होगा? भाज्य। केवल 2 हैं तो क्या होगा? अभाज्य। और जिसका 1 फैक्टर है वो ना तो भाज्य होगा और ना अभाज्य होगा। और दुनिया में केवल ऐसी एक ही संख्या है, 1, जिसका 1 ही फैक्टर है बस, खुद, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अभाज्य संख्याओं में भी यही होता है, एक तो खुद होते हैं फैक्टर, है ना, और दूसरा फैक्टर होता है 1। मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका मैं किसी भी संख्या में भाग दूं, अगर मैं 15 में 1 का भाग दूं पूरा पूरा चला जाएगा, 16 में 1 का भाग दूं पूरा पूरा चला जाएगा, 27 में 1 का भाग दूं पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये 1 है ना, ये किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। अगर ऐसी बात है तो इसलिए मैंने कहा कि भाई एक तो फैक्टर हो नहीं होना है किसी भी संख्या का, एक वो खुद और हो। तो अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या होंगी? खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे। या मैं ये कह सकता हूं कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2 3 5 7 9 को छोड़ देंगे, आगे बढ़े 11, ऐसे ही बात करते हैं तो क्या होते हैं? ये मेरी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की तो क्या आएगा? 1 को छोड़ना है क्योंकि 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। आगे बढ़ो, 2 आ गया, 3 आ गया तो क्या आएगा? 4, 5 आ गया तो 6 आ गया, 7 आ गया तो 8 ही आ गया। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। सीधी सी बात है, कोई संख्या या तो भाज्य हो सकती है या अभाज्य हो सकती है। यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा। इतना क्लियर है? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को बना भी सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये बात करूं, एक नंबर सबसे मजेदार ये है 2, तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो क्या है? सॉरी, अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। 2 से कोई छोटा अभाज्य संख्या नहीं होती। अब 2 से छोटी अगर कोई अभाज्य संख्या नहीं होती तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अकेली इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। एक अकेली इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। कई बार ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि सम संख्या जो है वो क्या है? 2, और वही अभाज्य है। तो ये हमको कई बार हेल्प कर देगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा केवल सम संख्या। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबके सब क्या है? विषम है। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं होंगी। और अब मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी अभी कुछ टाइम पहले, इवन ऑड वाली। मैंने ये कहा था कि इवन से इवन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऑड से ऑड को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इवन से ऑड को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये कंडीशन अगर आप और समझ लो तो फिर आपको और ज्यादा आसानी होगी। अगर मैं इवन से इवन का किसी को गुणा करूंगा तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा मुझे,
जैसे मैंने 6 का 4 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो 24 में क्या है, 24 में नंबर क्या है, सम है। चलो अगर मैं विषम का विषम से गुणा करूं, इसमें 5 का 3 में गुणा कर दूं कितना आएगा, 15। तो हमेशा कितना आएगा, ओड आएगा। बिल्कुल ये बात दिमाग में रख लेना। अगर मैं इवन का ओड में गुणा करूं, या मैं कहूं कि भाई 6 का अगर मैं 3 में गुणा करूं तो कितना आएगा, इवन आएगा। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आगे जाके आपको काम आने वाली है। जितने भी 2 नंबर को छोड़ के जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो विषम होती हैं। केवल 2 सम संख्या होती है। क्लियर है। तो उसके बाद लास्ट में एक बात और कर लेते हैं। अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वो हमेशा 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगी। क्या कहूं मैं, ऐसे कह सकता हूं कि 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में, मतलब अगर अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है 3 या 3 से बड़ी, तो उसमें अगर मैं 6 का भाग दूंगा, कोई भी अभाज्य संख्या है उसमें मैं 6 का भाग दूंगा, तो हमेशा मुझे या तो 1 से इस पर बचेगा या उसमें मेरे को 5 से इस पर मिलेगा। ये मैं कह सकता हूं। पर क्या ये कंडीशन दोनों साइड से सर्टिफाई करती है कि भाई मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संख्या जो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है वो अभाज्य संख्या होगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर मैं बात करूं 6 में अगर मैं 20 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 120, और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो आएगा 121। ये संख्या तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में हो वो अभाज्य संख्या हो, पर ये पक्का है कि जो अभाज्य संख्या होगी वो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हमेशा होगी। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कभी कभार आपको एग्जाम पेपर में दिया जाता है कि भाई 4 अभाज्य संख्या दे देंगे ऑप्शन में और मुझसे कहा जाएगा इनमें से बताओ, 4 बड़ी बड़ी संख्याएं दे देंगे और उनमें से ये पूछा जाएगा इसमें से बताओ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, उसको 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट में चेक कर सकता हूँ, तो मेरा काफी हद तक थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। उसके अलावा आप अभाज्य संख्याओं को कुछ देख लेना, 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं उनको बार बार देखते रहना, है ना। नंबर मेरे ख्याल से 15 और 25 है। 1 से लेके 50 तक 15 संख्याएं हैं और 50 से लेके 100 तक 15 संख्याएं, 1 से लेके 100 तक 25 संख्याएं हैं। तो आप थोड़ा सा ये देख लेना। और आखिरी में हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं के ऊपर। अगर मुझे चेक करना है कि भाई अभाज्य संख्या नहीं, इसके लिए तो मैं पूरा क्लास अलग से ही रख दूंगा। अभाज्य संख्या को चेक करना है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप ऐसा कर समझ लो कि अगर मुझे किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो अभाज्य है या नहीं, उसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी एक नंबर मैंने ले लिया, जैसे मान के चलो मैं कहूँ 119 मैंने ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि इसमें ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो एक छोटी सी बात समझ लो आप, इसको ना ऐसा मत करना कि 1 से लेकर 119 तक आप सभी संख्याओं से भाग दो, ऐसा नहीं है। आप ये देखना कि ये किसका स्क्वायर है ना। अगर मैं 11 का स्क्वायर की बात करूं तो 11 के स्क्वायर के पास में ये संख्या है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसके बिल्कुल क्लोज है ये। तो आप ये करोगे कि 11 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उन सबसे इनमें भाग देके देख लेना। या मैं ये कहूं कि 11 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। नहीं, खुद 11 मेरे को लेना नहीं है तो छोड़ो। मतलब अब ये है कि इस संख्या का अगर मुझे पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों संख्याओं से केवल भाग देकर देखूंगा। अगर इन चारों से भाग चला गया तो चला गया, नहीं तो पक्का है कि ये संख्या अभाज्य है। बाकी इसके लिए हम बाद में और भी बात करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थोड़ा सा इसमें ये समझना कि इसमें हमको भाषा वाले क्वेश्चन भी कवर करना है।